हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलोअरीन्स। अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन को देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, यहाँ पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हेलोजिनेशन दो मेथड से हो सकता है। दो मेथड का मतलब है दो वे से होगा। जैसे एक तो होता है यहाँ पर न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, एक क्या होता है भाई, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, और दूसरा क्या होता है, साइड चेन हेलोजिनेशन। अब न्यूक्लियर हेलोजिनेशन से क्या मतलब, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का ये मतलब होता है कि जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बेंजीन है, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आकर क्या होता है भाई, हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये हेलोजन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा किसका भाई, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का। और साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर ये क्या लिया हमने, टोलुइन लिया है, तो टोलुइन की रिएक्शन जब आप करते हो हेलोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, इस CH3 का मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे, हेलोजन से, और यहाँ पर इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन आता है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, और जब साइड चेन पे आता है तो उसे हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। तो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो किसकी देखेंगे भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन देखेंगे, यानी कि न्यूक्लियर चेन पे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेंजीन की रिएक्शन जब आप करते हो, क्लोरीन या फिर यहाँ पर साथ साथ ब्रोमीन भी हो सकता है, यानी कि Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो। कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर आप कोई भी लुईस एसिड लेते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है, और क्या ले सकते हैं हम, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं। इन सब की प्रेजेंस में यानी कि लुईस एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, और टेम्परेचर क्या लेते हैं भाई, 310 से 320 केल्विन ये टेम्परेचर कंडीशन होती है। और डार्क मीडियम में ये रिएक्शन होती है, डार्क में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिल जाएगा, क्लोरीन ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमीन का जब एडिशन कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है कब भाई, जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करते हैं। जब आप साइड चेन का हेलोजिनेशन करोगे तो देखो रिएक्शन कैसे होगी। ये यहाँ पर क्या लिया हमने, टोलुइन लिया है, इसमें आपने क्लोरीन ऐड किया। यहाँ पर देखो रिएक्शन जो होगी वो कब होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होगी। और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर डिफरेंट है, क्या है भाई, 383 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और क्या आ जाता है, यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है। यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना कि जब एक्सेस में क्लोरीन ऐड करते हैं तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, इसी तरह से ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो फिर Cl2 यानी कि क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CHCl2, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ये बन गया CCl3। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिल गया हमें वो क्या मिला है भाई, बेंजो ट्राइक्लोराइड मिल गया है। तो इस तरह से होता है भाई साइड हेलोजिनेशन। तो ये दोनों में डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में साइड चेन प्रोडक्ट बनेगा और कौन सी कंडीशन में न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होता है। और देखो यहाँ पर साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं, ये मान लो आपने लिया है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये क्लोरोबेंजीन ही है, और इसकी रिएक्शन आप करते हो यहाँ पर क्लोरीन के साथ करते हो। ये क्लोरीन क्या किया आपने, एक्सेस में ले लिया और FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, आपके पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे देखो ये क्या बन गया, यहाँ पर Cl एक तो ऑलरेडी था, तो यानी कि Cl कहाँ पर आ गया भी, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो और पैरा का। दूसरा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये पैरा क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो इस तरह से अगर हम यहाँ पर टोलुइन लेते हैं, और ये टोलुइन हो गया जैसे CH3, और यहाँ पर ये Cl2, और इसकी रिएक्शन आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हो। जैसे देखो यहाँ पर तो किसके साथ था, 383 केल्विन टेम्परेचर और सनलाइट कंडीशन थी। यहाँ पर आप टोलुइन लेते हो और इसका क्लोरीनेशन करते हो FeCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि ये टोलुइन का जो मिथाइल ग्रुप है ये तो एज इट इज़ रहेगा। एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक बार क्लोरीन क्या है भाई, इस पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट आउट कर सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट आयोडीनेशन करते हो, जैसे हम वहाँ पर क्या कर रहे थे,
मीथेन था, मीथेन का डायरेक्ट आयोडीनेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? मिथाइल आयोडाइड और प्लस में HI मिल रहा था और ये रिएक्शन कैसी थी भई? रिवर्सिबल थी। ये HI फिर से रिएक्शन करके यहाँ पर क्या कर रहा था? यानी कि वापस से आयोडीन और ये मीथेन बन जा रहा था। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम रिएक्शन जो आयोडीनेशन होता है बेंज़ीन का, वो भी क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर हम फिर क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट यूज़ करते हैं, ताकि जो यहाँ पर HI फ़ॉर्म होता है, वो HI क्या करे भई? I2 में ऑक्सीडाइज़ हो जाए और फर्दर यानी कि प्रोडक्ट को ही फ़ेवर करे, यानी कि आयोडोबेंज़ीन को ही बनाए। जैसे देखो ये बेंज़ीन है और इसमें यहाँ पर आपने क्या किया है? यहाँ पर ये आयोडीन ऐड किया है और इसके साथ आप यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे? ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट ऐड कर देते हैं, या तो HNO3 ले सकते हो आप या फिर HiO4 आयोडिक एसिड ले सकते हो। इसकी प्रेज़ेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है अभी? आयोडोबेंज़ीन बन जाता है, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? और देखो जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है, वो बहुत ही क्या होती है भई? वॉलेंट रिएक्शन होती है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है। यानी कि जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स लेते हो ना और उसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते हो, यानी कि इस तरह से हमने बेंज़ीन लिया और इसमें आप डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरोअरीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं अभी? डाइज़ोनियम सॉल्ट पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लोरीन का एडिशन कराते हैं। तो अभी हम वो वाले मेथड्स को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। देखो डायरेक्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से हैलोजिनेशन करके प्रोडक्ट बनाना क्या होता है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उससे ईज़ी मेथड होता है, पहले आप बेंजीन का क्या करो भई? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लो और फिर उसकी रिएक्शन कर दो, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो देखो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? डाइज़ोनियम सॉल्ट किस तरह से बनता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है? एनिलीन लेते हैं। एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड NaNO2 इस मिक्सचर के साथ, और प्लस में यहाँ पर क्या होता है? हैलोजन एसिड होता है HX और 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर होता है। इस पे जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ये डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ? कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है भई? क्लोरोबेंज़ीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जब आप इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो कॉपर ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पर ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हम कॉपर क्लोराइड और एसिड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। इसी तरह से सेम हम यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट एक और मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो वो क्या होता है? अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं? कॉपर पाउडर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। कॉपर पाउडर लेते हैं किसके साथ भई? HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाती है। ऐसे ही कॉपर पाउडर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाती है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भई? गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। दोनों में देखो प्रोडक्ट सेम है, बट यहाँ पर ये कंडीशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन के नाम भी अलग है। एक सैंडमेयर रिएक्शन है और एक गेटरमैन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं? जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड की, फ्लोरोबोरिक एसिड है ये, इसकी रिएक्शन 273 केल्विन टेम्परेचर पे करते हो, तो यहाँ पर पहले आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, ये यानी कि ये जो क्लोरीन है इसके प्लेस पे क्या है अभी? यहाँ से ये BF4 नेगेटिव आ जाएगा। ये इस तरह से बनेगा, देखो जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये देखो इस तरह से बनेगा। जैसे ये यहाँ पर क्या है? डाइज़ोनियम सॉल्ट है, इसमें जब आप ऐड करते हो ये HBF4, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड को ऐड करते हो, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यानी कि ये HCl तो चला जाता है और यहाँ से क्या है? ये इस तरह से सॉल्ट बन जाता है N2 पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या है? BF4 नेगेटिव आ जाता है। फिर इसको जब हम हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? BF3 एलिमिनेट हो जाता है, N2 गैस एलिमिनेट हो जाती है और क्या बच जाता है भाई? फ्लोरोबेंजीन बच जाता है हमारे पास एज ए प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाल्स-काइमन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे ही जब हमें आयोडीनेशन करना होता है बेंजीन का, यानी कि आयोडोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है, तो हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं भई? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाता है हमें? आयोडोबेंजीन मिल जाता है, N2 गैस मिल जाती है और साथ में क्या है भई? पोटेशियम क्लोराइड एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से हम डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ सारे ही क्या करते हैं? हैलोअरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और एक और रिएक्शन है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ भई? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये एलिमिनेट हो जाता है और HCl भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लोअर हैलाइड्स आर गैसियस इन नेचर। जो लोअर हैलाइड्स होते हैं
वो क्या होते हैं, गैसियस इन नेचर होते हैं। हायर हैलाइड्स यानी कि जैसे-जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाएँगे, तो उनकी स्टेट लिक्विड और लिक्विड से क्या होती जाएगी भई, सॉलिड होती जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं भई, कलरलेस इन नेचर होते हैं व्हेन प्योर, जब वो प्योर होते हैं। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स क्या करते हैं, कलर डेवलप कर लेते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, यानी कि जब ये लाइट की प्रेज़ेंस में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो हमें पता ही है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होंगे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है, मीथेन है। तो मीथेन के कंपैरिजन में यहाँ पर किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया मिथाइल आयोडाइड। तो इन्होंने यही बोला है कि रिस्पेक्टिव यानी कि एनालॉगस जो हाइड्रोकार्बन होंगे, उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन दैम बिसाइड्स वंडरवॉल फोर्सेज, यानी कि यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेज के साथ साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी बनते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है। डाइपोल डाइपोल से क्या मतलब है, यानी कि पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर डेवलप होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास क्या है, अल्काइल पार्ट सेम होता है, अल्काइल पार्ट सेम है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये CH3 है, यहाँ पर ये हमने लिया CH3 आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, फिर लिया हमने मिथाइल ब्रोमाइड, और है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, और साथ में है मिथाइल फ्लोराइड। तो देखो इन्होंने क्या बताया, अगर हमारे पास क्या होता है, अल्काइल पार्ट सेम होता है, उस केस में अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो यानी कि जैसे-जैसे हैलोजन एटम, यानी कि जो जितने बड़े साइज़ का हैलोजन एटम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड है, अब ये मिथाइल पार्ट तो सब में ही सेम है, बट यहाँ पर आयोडीन बड़ा होता है, हैलोजन फैमिली में इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड से। ब्रोमाइड वाले का ज़्यादा होगा किससे भई, क्लोराइड और फ्लोराइड से, और क्लोराइड वाले का ज़्यादा होगा किससे भई, फ्लोराइड से। रीज़न क्या है इसका, वही कि इंक्रीज़ इन साइज़, साइज़ इंक्रीज़ होता है और मास भी इंक्रीज़ होगा, हैलोजन एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और मास भी इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर वन डर वाल फोर्सेस भी क्या होते हैं भई, इंक्रीज़ होते हैं। बट इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स, अगर आपके पास क्या हो भई, आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स होते हैं, आइसोमर्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, विद इंक्रीज़ इन ब्रांचिंग, यानी कि जैसे-जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द डिक्रीज़ इन वंडर वाल फोर्सेस, और वंडर वाल फोर्सेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं, जैसे-जैसे साइज़ है, जो उसका सरफेस एरिया है, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। देखो ब्रांचिंग की वजह से, अगर एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और एक ब्रांचिंग वाला कंपाउंड है, तो ब्रांचिंग वाले कंपाउंड में क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, और वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका वही रीज़न है, प्राइमरी वाले में क्या होगा, जो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यानी कि वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी भई, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इफ़ेक्ट करता है ब्रांचिंग के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है अब यहाँ पर देखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या बताया है कि जो हैलो अल्केन्स होते हैं वो बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये आपने पढ़ा है कि RX ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। तो ये बॉन्ड कैसा होता है भई, स्ट्रॉन्ग होता है, पोलर इन नेचर होता है। तो ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करके, यानी कि जो न्यू बॉन्ड बन रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो वाटर के साथ बनेगी वो कैसी होनी चाहिए भई, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने चाहिए, तभी क्या होगा, वो सॉल्युबल बनेगा, अदरवाइज़ वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो इसलिए यानी कि जो न्यू इंटरेक्शन होती है ना हैलो अल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो वीक ही बनती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी बोल सकते हो कि हैलो अल्केन्स क्या है भई, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं या फिर लेस सॉल्युबल होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है भई, इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि ईथर होता है, और क्या होते हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अंदर क्या है, ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। मैं आपको जैसे-जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज़ होते जाएँगे, जैसे देखो ये क्या है, CH3Cl है, नेक्स्ट कंपाउंड लिया हमने CH2Cl2 लिया, और नेक्स्ट लिया यहाँ पर CHCl3, और फिर नेक्स्ट है CCl4। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आते जा रहे हैं भई, क्लोरीन आते जा रहे हैं। तो जैसे-जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम भी क्या होते हैं भई, इंक्रीज़ होते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का इसका ये ऑर्डर बनेगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपने ऑर्थो प्रोडक्ट लिए हैं, और फिर ये यहाँ पर क्या है, मेटा है, और साथ में ये क्या हो गया भई, पैरा हो गया। तो अब अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इन तीनों की, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इनका क्या होता है, अप्रॉक्सिमेटली सेम सा ही होता है, कंपेरेबल होता है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। बट अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है
वो पैरा वाले का क्या आता है, ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो पैरा वाला होता है ना, ये क्या होता है भई, सिमेट्रिकल इन नेचर होता है। तो ये सिमेट्री में क्या करते हैं, बॉन्डेड रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिमेट्रिकल रहता है एक-दूसरे के साथ ये। तो जब ये सिमेट्री में है तो इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना यानी कि ब्रेक करना यहाँ से बॉन्ड को क्या होता है भई, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। तो देखो इनके बारे में क्या बताया है कि ये कलरलेस लिक्विड होते हैं या फिर कलरलेस सॉलिड होते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अराइल ग्रुप ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ये ऑर्थो और ये मेटा पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पैरा वाले का ज़्यादा आएगा ड्यू टू द सिमेट्रिकल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको क्या बताया है कि अल्काइल हैलाइड्स की तरह अराइल हैलाइड्स भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू देयर इनकेपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बताया कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो लेस पोलर इन नेचर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। रीज़न क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अराइल हैलाइड्स में क्या होता है, ये वाला जो कार्बन होता है ये कैसा होता है अभी, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें अगर हम हैलोअल्केन की बात करें तो ये वाला कार्बन एटम कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है भई, पोलैरिटी इसकी कम हो जाती है और यहाँ पर क्या होती है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है हैलोअल्केन्स में। तो आज की क्लास में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हैलोअरीन्स को डिस्कस किया और साथ-साथ हैलोअल्केन और हैलोअरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है, तो वो लास्ट क्लासेस को हमने जो डिस्कस किया है उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और साथ में जो जनरल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, उसे आप देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।